हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? तो आज से आपको मैं केमिस्ट्री के दुनिया में ले चलूँगा और शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से ही। पहले चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन के लिए आप थोड़ा बहुत 9th का भी पढ़ना, पहले पढ़ लेना, नहीं तो केमिकल रिएक्शन थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा सारा आपको सब कुछ बताऊँ, फिर भी आप कुछ चीज़ें जो बेसिक है क्लास 9th में जो बेसिक था, जैसे आप एलिमेंट्स के नाम कम से कम 30 तक तो आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, साथ में आपको इसके वैलेंसी याद होनी चाहिए, संयोजकता, तो और आपको एक फार्मूला बनाना भी याद होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए कि कैसे फार्मूला बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग जानेंगे कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। तो बहुत बच्चों को तो पता होगा पहले से, जिसको नहीं पता है आप यहाँ देखो। तो चेंजेस दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। हम लोग केमिकल चेंज पहले लिखेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में ही पढ़ना है, तो जिसके बारे में पढ़ना है भाई उसको तो प्रायोरिटी देंगे ना। तो फर्स्ट केमिकल चेंज एंड अनदर वन फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज होता क्या है भाई? तो सबसे पहले केमिकल चेंज समझेंगे तो कुछ भी ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिसमें जो वास्तविकता हो ना वो खत्म हो जानी चाहिए। वास्तविकता क्या होता है भाई? अब वास्तविकता से क्या मतलब है? तो आप समझो कि जैसे आप गर्मियों में देखते हो कि दूध हम खरीद के लाते हैं और कहते हैं कि भाई दूध जल्दी से उबाल लो, नहीं तो ये दूध जो है ना खराब हो जाए, मतलब खट्टा हो जाएगा, और खट्टा होने के बाद क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो दूध खराब होने के बाद होता क्या है? आपने देखा होगा कि उसका जो क्रीम है वो उसके बॉटम में आ जाता है, और जो उसका उसमें वाटर होता है, पानी होता है, वो ऊपर आ जाता है। क्या आप इस चीज़ को फिर से दूध बना सकते हो? ये संभव नहीं है। तो आपने क्या देखा कि जो दूध खराब हो गया था और जो भी बना बाद में, ये अपना वास्तविकता खो दिया। वास्तविक मतलब रियलिटी, ओरिजिनल क्या था? दूध। और मिल्क जब वो खट्टा हो गया तो फिर बाद में क्या बन गया? और ऐसा कुछ बन गया जिसको हम दूध के रूप में यूज़ बाद में चाहे कुछ भी कर लो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। जो अपना ओरिजिनल स्वरूप खो दे, ओरिजिनल कुछ ना बचे, उसे हम कहते हैं, उस चेंज को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। एक और एग्जांपल से आप समझ लो, जैसे आपने देखा होगा कि किसी लोहे का कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट है, आप उसको कुछ दिन छोड़ दो, कुछ दिन आप उसको हवा में छोड़ दो, तो आप देखोगे कि उस पर जंग लग जाता है। क्या उस जंग लगने के बाद उस लोहे को ओरिजिनल लोहे के रूप में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। क्यों? क्योंकि वो तो अब खराब हो चुका है। आप देख लो, एक लोहा खरीद के ले जाओ और उसको जंग लगा के फिर से बेचने के लिए जाओ कि भाई मैंने तो इतने रुपये खरीदा था, इतने रुपये लो, तो आपको शायद जवाब मिल जाएगा ये तो ओरिजिनल, मतलब जो इसके वास्तविकता वो तो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए ये अब लोहे के रूप में तो नहीं बिक सकता। तो यहाँ पर ये भी क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, जो अपना ओरिजिनलिटी ख़त्म कर दे, खो दे, उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। ये समझने के लिए आपको है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा केमिकल चेंज क्या है, जिसे बाद में हम फिर से जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या है? तो फिजिकल चेंज जस्ट इसका उल्टा है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? एक स्टेट तो चेंज हो सकता है, मीन्स जैसे सॉलिड है वो हो सकता है लिक्विड बन जाए, गैस बन जाए, लेकिन थोड़ी देर छोड़ने के बाद वो फिर से पहले वाले स्टेट में आ जाए, या किसी और कोई भी और प्रोसेस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसे फिर से हम पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझ सकते हो आप, जैसे लिक्विड है, पानी है, कोई मान लो पानी, जल है, वाटर, इसको आप फ्रिज में डाल दो और फ्रीज़र में डाल के उसका टेम्परेचर 0 कर दो, 0 से कम कर दो, तो आप देखोगे कि वो पानी क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। जब पानी बर्फ़ में बदल गया तो क्या हुआ? जो पहले लिक्विड था अब क्या बन गया? सॉलिड बन गया। लेकिन थोड़ी देर उसे अगर बाहर रख दो, ज़्यादा टेम्परेचर में रख दो, तो क्या देखते हो? फिर से वो पानी बनने लगता है। तो पहले जो पानी था उसने अपना स्वरूप नहीं खोया है, जो ओरिजिनल वास्तविकता है उसको उसने ख़त्म नहीं होने दिया है। या आप पानी को गर्म करो, स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगा, कुछ देर फिर से टेम्परेचर लो करो तो वो कंडेंस होकर फिर से पानी बन जाता है। तो
ओरिजिनल पहले जैसा बना रहता है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। हो सकता है स्टेट चेंज हो, लेकिन जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो ओरिजिनल ही रहेगा, उसका उससे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच करता रहेगा पहले जैसे। ठीक है, केमिकल चेंज समझेंगे कैसे? तो एक तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समझने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको कि आप देखोगे जहाँ पर ये केमिकल चेंज होगा वहाँ हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो। ये भी एक आपको मतलब संभव है कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो वहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है। दूसरी बात कि हो सकता है उसका ऑर्डर चेंज हो, कलर चेंज हो, ये सारी चीज़ें अगर हो तो उससे केमिकल चेंज होगा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप देखना ज़रा। जैसे मान लो आयरन है, आयरन को आप CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक। अच्छा, इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, किसी को मालूम है? अगर कलर मालूम हो तो किसी को भी, चलो ठीक है कलर को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, कैसा भी कलर हो छोड़ दो। और इसको रिएक्शन करवाया तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu। ये एक रिएक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ देखो, Fe कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, अब आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको पता चलेगा। और डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया। जब ये फेरस सल्फेट बना दिया, कॉपर अलग हो गया। ये पॉसिबल नहीं कि आप फेरस सल्फेट को फिर से कॉपर सल्फेट में ला सको, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप अगर कोशिश करोगे कि फेरस सल्फेट को कॉपर सल्फेट फिर से बना दे, आप नहीं कर पाओगे। और ये आप नहीं कर पाओगे, इसलिए इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं या केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको केमिकल चेंज समझ में आ गया होगा, फिजिकल चेंज भी समझ में आ गया होगा। इसमें भी कलर चेंज होता है भाई, ये कलर अलग होगा, ये कलर अलग होगा। कलर के लिए भी आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करना होगा। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है, प्लस कॉपर है यहाँ पर, प्लस के बाद कॉपर Cu लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस Cu होता है। ठीक है, तो आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो ऐसे हर जगह पे जहाँ पे आपने देखा कि केमिकल चेंजेस हो रहा है, जहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो जब हम केमिकल चेंजेस को कैसे दिखाते हैं, किसी संकेत के रूप में या शब्दों के रूप में दिखाते हैं, तो आप कह सकते हो कि वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं और एग्जांपल से हम बताते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया सोडियम, ठीक है, सोडियम को हमने क्या किया, क्लोरीन में मिक्स किया, मतलब सोडियम को क्लोरीन गैस को सोडियम से प्रवाहित कर दिया, ऐसे समझते हैं। तो जब क्लोरीन गैस से प्रवाहित करोगे तो क्या होता है देखो, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा आपका, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, देख लो अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ नहीं। पहले सोडियम था, सोडियम एक आपको पता है कि मेटल है, क्लोरीन गैस है, मेटल और एक गैस दोनों मिल गया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड होगा। ठीक है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सॉलिड ये गैस, सॉलिड और गैस मिलकर सॉलिड बन गया, गैस तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, स्टेट भी चेंज हो गया इसका। अच्छा, सोडियम क्लोराइड नमक है जो हम लोग खाते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं इसे, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं जनरली। तो सोचो, सोडियम एक मेटल है और सोडियम ऐसा मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप खा नहीं सकते हो उसे। अगर आपने खा लिया ना तो कहते हैं ना पानी में आग लगाना, तो आप समझ लो आपने पानी में आग नहीं लगाया, आपने अपने मुंह में आग लगा लिया। क्योंकि सोडियम ऐसा मेटल है जितना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बस पानी चाहिए उसको आग लगने के लिए। पानी तो जनरली हम आग को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सोडियम में पानी अगर मिक्स कर दिया तो आग लगाने का काम करता है वो। ठीक है,
तो आप सोडियम खा नहीं सकते, क्लोरीन गैस खा नहीं सकते, लेकिन इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो कोई ऐसा सब्सटेंस बन गया जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, हमेशा करते हैं, हर टाइम यूज़ करते हैं। बिना इसके अगर सब्जी बना के दे दिया जाए तो आप तो बिल्कुल पता नहीं आंधी और तूफान मचा दोगे घर में। तो इसलिए यही है केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस को अगर हम वर्ड, सिंबल इन सब से दिखाते हैं तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया। ये जो मैंने शब्दों में लिखा है ये वर्ड है, अगर इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड है। तो जब हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड के रूप में एक्सप्रेस करें, वर्ड एक्सप्रेशन, तो जब हम केमिकल चेंजेस को वर्ड के रूप में, केमिकल रिएक्शन को वर्ड के रूप में एक्सप्रेस करें तो उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, वर्ड केमिकल रिएक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, जब वर्ड के रूप में यूज लिखते हैं तो उसे वर्ड केमिकल रिएक्शन। अगर इसी को आप सिंबल के रूप में लिख दो, सिंबल मीन्स क्या, सोडियम किससे दिखाते हैं, Na से दिखाते हैं, इसका जो संकेत है सिंबल वो Na है। क्लोरीन का क्या है, Cl है, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है। तो ये हमने सिंबल के रूप में दिखा दिया ना, तो इसे कहेंगे सिंबलिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सांकेतिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, सांकेतिक केमिकल रिएक्शन का एक और नाम है, इसका नाम है स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण भी कहते हैं हिंदी में। तो इन बातों के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी दिया जाता है, तो आपको जानकारी नहीं होगी तो आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, जब वर्ड में लिखा तो उसे वर्ड केमिकल रिएक्शन, उसी को सिंबल में लिख दिया तो सिंबलिक केमिकल रिएक्शन, या आप स्केलेटन केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, हिंदी में कंकाली समीकरण कहते हैं। और इन्हीं समीकरणों को जब हम संतुलित कर देते हैं, मीन्स इन्हें बैलेंस कर देते हैं, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हम क्यों केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो आप बताओगे कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था एक कि आप याद करो, हमने केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर, शायद 9th क्लास का 3rd चैप्टर था, उस 3rd चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, तो वहाँ पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास। और उस नियम में हमने क्या पढ़ा था कि ये बराबर की इस साइड, अच्छा केमिस्ट्री में बराबर को हम एरो से दिखाते हैं, ये एरो बताता है कि केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, ये दोनों मिलके वो बना, ऐसा ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो लेकिन है वो बराबर है। तो उसमें क्या था आपका कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जो रिएक्टेंट का मास है वो आपके प्रोडक्ट के मास के इक्वल होनी चाहिए, ये कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, वो क्लास 9th में हमने पढ़ा था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करने की क्या ज़रूरत होती है, क्यों करते हैं हम लोग, तो आप क्या बताओगे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें क्या करना होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो हम किसी तत्व को या तत्व को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, और ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। ठीक है, ना तो सृजन किया जा सकता है मास का, तत्व के मास मतलब द्रव्यमान, तो ना ही द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इस चीज़ का जवाब लिख देना अगर ऐसा कुछ आए तो। ठीक है, आगे हम लोग बैलेंस्ड करने के लिए अलग से एक क्लास रखेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास में आता भी है, तो बैलेंस्ड करने के लिए आना चाहिए, तो एक अलग से क्लास रखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने हैं,
वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।